नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत फिर से इतिहास रचने जा रहा है। भारत और जापान की नई साझेदारी तय हो गई है। चंद्रयान 5 मिशन में अब जापान भी भारत का साझेदार बनेगा। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में साझा अन्वेषण के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने जाक्सा ने के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। ये सहयोग अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में नए युग की शुरुआत है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अस्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों PSR में पानी और अन्य स्थायी पदार्थों की खोज करना। ये खोज न केवल भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बल्कि मानव जीवन और तकनीकी प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस मिशन को जापान के H324L प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे इसरो द्वारा विकसित चंद्र लैंडर और जापान का चंद्र रोवर। इसरो चंद्र लैंडर के विकास और वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह सहयोग भारत और जापान के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में G2G सहयोग को मजबूत करेगा। ये नवाचार और तकनीकी आदान प्रदान की संस्कृति को बढ़ावा देगा और उद्योग, स्टार्टअप्स और शोध को नई दिशा देगा। तो तैयार हो जाइए, भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 5 मिशन के जरिए चंद्रमा की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी and Indian talent are a winning combination। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानव भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान में दूसरे दिन की गतिविधियों में व्यस्त हैं। आज पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ लंच करेंगे और इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे चीन के लिए रवाना होंगे। सेडाई पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने मोदी सैन वेलकम के नारे लगाए, जो भारत जापान के गहरे संबंधों का प्रतीक भी है। जापान ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की। जापानी अधिकारियों ने कहा कि बेगुनाह लोगों की हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जापान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की बात दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल गवर्नर एसोसिएशन के सदस्यों से भी मुलाकात की। टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से बात करते हुए उन्होंने राज्य प्रांत सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। चर्चा का मुख्य फोकस तकनीक, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्टअप और लघु एवं मध्य उद्यमों के क्षेत्रों में साझेदारी की ओर गहरा करने पर रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम ने जापान में ट्रेनिंग कर रहे भारतीय ड्राइवरों से भी मुलाकात की। ये ड्राइवर जापान की ईस्ट रेलवे में परीक्षण ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट दिया है: भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नए आयाम देना, जिसमें आर्थिक निवेश, नई तकनीक जैसे AI और सेमीकंडक्टर सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। रियासी और रामबान दोनों जिलों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रियासी के मोहौर इलाके में भीषण भूस्खलन, 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। वहीं रामबन में बादल फटने से हालात और बिगड़ गए। कई घर बह गए, पुल और सड़कें तबाह हो गई। लोगों ने दहशत फैलाई है। प्रशासन के सामने राहत बचाव एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। सबसे पहले बात रियासी के मोहौर इलाके की करें।
जहां पहाड़ से अचानक मलबा गिरा और देखते ही देखते कई घर और लोग इसकी चपेट में आ गए। अब तक 7 शव मलबे से निकाले गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के बीच राहत बचाव और काम जारी है, लेकिन पहाड़ दरकने और लगातार बारिश ने रेस्क्यू टीमों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। इधर रामबन जिले से भी बड़ी तबाही की खबर आई है। राजगढ़ इलाके में बादल फटने से कई घर और दुकानें बह गई, छोटी पुल या सड़कें टूट गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग अब भी लापता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव अभियान चला रही है और हर संभव मदद दी जाएगी। लगातार बारिश ने जम्मू कश्मीर के हालात और गंभीर कर दिए हैं। गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और जिनके घर खड़े हैं वहां भी भूस्खलन और बाढ़ का डर लोगों को चैन से सोने नहीं दे रहा। रियासी का भूस्खलन हो या रामबन का बादल फटना, दोनों जगहों पर तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत बचाव में लगी है, लेकिन खराब मौसम सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही दुआ है और कोई जिंदगी मलबे और सैलाब में ना जाए। जम्मू कश्मीर में लगातार कोई ना कोई अपडेट आई जा रही है। हर जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं सोच के कि कब उनका घर ढह जाए, कब उनकी मौत कहीं ना हो जाए। इस खबर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से शुभम भोगाल। शुभम, जैसा कि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार ऐसी आपदा की घटनाएं सामने आ रही है, क्या लगता है कि राहत बचाव कार्य सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और अभी आशंका जताई गई है कि अभी मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू के रामबन में जो है वो आज जो है वो क्लाउड बर्स्ट जो है वो देखने को मिला है और कुदरत की मार जो है वो लगातार जारी है। पहले कठुआ, फिर रामबन और लगातार जो है ये तबाही का मंजर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी भी कई लोग जो है अभी जो खबर आ रही है जिसमें 3 से 4 लोगों की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और अभी भी अनेक लोग जो है वो मलबे में दबे होने की जो है वो खबर मिल पा रही है। और लगातार बचाव कार्य जो है वो सुरक्षा की तरफ से जो है वो चलाया जा रहा है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम्स हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी है, लगातार बचाव कार्य जो है वो जारी है। अगर रियासी की बात करें तो वहां पे अभी आंकड़े 7 बताए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि और लोग वहां पे दबे हो सकते हैं क्योंकि लापता बताए जा रहे हैं कई लोग। क्या लगता है आपको कि ये संख्या और बढ़ेगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और लगातार जो है ये आशंकाएं ये लगातार जताई जा रही है कि ये जो आंकड़ा जो है वो अब लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रेस्क्यू जो है वो वहां पे चलाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर टीमें जो है वो काम कर रही हैं, लगातार वहां पर जो है बचाव कार्य शुरू किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये नंबरिंग जो है वो बढ़ रही है और सुरक्षा बल, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो है इस पर जो है वो कड़े से कड़े कदम जो है वो उठा रहा है कि जल्द से जल्द जो है ये मलबे को जो है वो साफ किया जाए, क्योंकि वक्त जरूर लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो है बादल फटने के बाद बहुत ज्यादा मलबा जो है वो वहां पर इकट्ठा हो चुका है, कई लोगों के बीच में धंसे जाने की खबर मिल पा रही है। पर फिलहाल लगातार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपील यही कर रहा है कि आप सब लोग जो है वो दायरे बना के रखें और प्रशासन की तरफ से पूरी हिदायतें जो है वो लगातार दी जा रही हैं। और ये भी बताया जा कि जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो फिलहाल 2 सितंबर की तक जो है वो हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि क्योंकि कल जो है वो सूर्य देवता भी जो है वो बाहर निकले थे। और अभी जो खबर मिल पा रही है कि हाई अलर्ट पर जो है वो 2 सितंबर तक जो है वो मौसम विभाग ने रखा है। जी शुभम, जैसे कि हम देख रहे हैं एक के बाद एक आपदा दिखाई दे रही है, कभी रियासी की बात करें या अभी बहुत सारे ऐसे घटनाएं आ रही है, कभी बादल फट रहे हैं, कभी भूस्खलन आ रहा है। क्या लगता है ये कि पहली बार ऐसा देखने को मिला ऐसा मंजर, या इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में ऐसा आपदा हमें देखने को मिली थी कभी?
देखिए हमारी टीम की जिससे भी बात हो पा रही है, चाहे वो ज्यादा बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी ये बात हो पा रही है, वो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये तबाही का मंजर बहुत बार देखने को मिला है, पर जो इस बार का ये मंजर है, ये जो कुदरत की मार है, ये पहली बार जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अनेक जगहों पर लगातार जो है वो बादल फटना, जैसे रियासी की बात कर ले, कठुआ की बात कर ले, या फिर आज रामबन की बात कर ले, ये पूरे हिल्स एरिया है, वहां पर जो है ये भूस्खलन जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो बादल फटने के बाद ये अब लग रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ रहा है जी। और नेशनल हाईवे जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। लगभग जो हाईवेज हैं वहां पर हजारों की गिनतियों में जो है वो ट्रक वहां पर खड़े हैं, किसी को भी जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। चाहे इन ट्रकों में जो है वो खाने का सामान है, और कई ऐसा सामान जो है वो 5-5 दिन से जो है वो यहाँ पे ट्रकों में खराब हो रहा है। शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश की अदालत में घिर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। वॉशिंगटन डीसी की अपील कोर्ट ने उनके टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया। चीन से लेकर भारत और मेक्सिको तक हर देश पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब अदालत ने साफ कह दिया कि राष्ट्रपति को आपातकालीन हालात में बहुत सी शक्तियां तो मिलती हैं, लेकिन टैरिफ लगाने का अधिकार बिल्कुल नहीं। यानी ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप को थोड़ी राहत देते हुए 14 अक्टूबर तक इन टैरिफ को लागू रहने दिया है, ताकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील तक पहुंच सके। इस फैसले के बाद अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने इस फैसले पर गुस्सा दिखाते हुए अदालत को पक्षपात तक बता दिया और दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब सबके निगाहें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि ट्रंप की टैरिफ नीति बचती है या फिर ढह जाती है। बड़ी खबर बिहार से है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने आज अपने 14वें दिन पर नया मोड़ लिया है। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। यानी राहुल, तेजस्वी और अखिलेश तीनों दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। आज का काफिला सारण से निकला और भोजपुर तक पहुंचा। शुरुआत हुई दरौंदा के उमा शंकर सिंह कॉलेज से, फिर यात्रा एकमा चौक, छपरा, दाऊदपुर और मांझी से होती हुई भोजपुर जिले की ओर बढ़ी। आरा जिले में माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। बबुरा गांव से निकली यात्रा ने जमालपुर, सकड्डी, कायमनगर, धरहरा और शिवगंज में जमकर जनसमर्थन जुटाया है। अंबेडकर चौक पर राहुल गांधी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद वीर कुंवर सिंह स्टेडियम यानी रमना मैदान में विशाल जनसभा हुई। यहाँ तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंसक सोच वाली पार्टी है। उनके पूर्वज गोडसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। दिल्ली से कांग्रेस समर्थक नदीर मुनीर भी बाइक पर 3 दिन का सफर तय करके यात्रा से जुड़े। वो पहले भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा रह चुके हैं। महागठबंधन के लिए भोजपुर अहम है, क्योंकि 7 सीटों में से 4 पर उनकी पकड़ है, लेकिन आरा, बड़हरा और संदेश में स्थिति कमजोर है। इसलिए आज की यात्रा रणनीतिक मानी जा रही है। अब 31 अगस्त को यात्रा में ब्रेक रहेगा और 1 सितंबर को पटना में भव्य समापन होगा। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजधानी के मशहूर कालका जी मंदिर से आई है, जहां श्रद्धालु और सेवक के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर के सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। 29 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे ये झगड़ा हुआ और वजह बनी दर्शन के बाद प्रसाद और चुनरी मांगना। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने सेवादार और लाठियों और मुक्कों से हमला कर दिया। घायल सेवादार योगेंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले थे और पिछले 15 साल से कालका जी मंदिर में सेवा कर रहे थे, उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हमलावरों में से एक आरोपी अतुल पांडे को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या और सामूहिक जिम्मेदारी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है
और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रद्धालुओं का मंदिर में जाने का मकसद पूजा पाठ था या फिर हिंसा फैलाना। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु दुबे। हिमांशु, जैसा कि हम देख रहे हैं ये खबर बहुत ही ज्यादा दुखद है कि मंदिर में किसी की ऐसे पीट कर हत्या कर दी गई। क्या लगता है इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये दुखद घटना देखने को मिली है, जहां बीती रात ये घटना हुई है, जहां कुछ श्रद्धालु जो है मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये जो पूरा विवाद हुआ वो बता दें कि सिर्फ चुन्नी और प्रसाद को लेकर हुआ। यानी कि जो सेवादार थे जो वहां मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और उन्होंने उनसे मांग करी कि उनको प्रसाद चाहिए, चुनरी चाहिए, और जब उनको ये नहीं दिया गया तो बस इसी बात से उनको गुस्सा आ गया और बताया जा रहा है कि ये विवाद सिर्फ इसी मामले को लेकर हुआ और तो इस पीड़ित को जो है डंडों और मुक्कों से जो है उनको पीटा गया। जो सेवादार थे उनकी पिटाई जो है कर दी गई डंडों से और मुक्कों से उनको मारा गया, और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 4-5 जो लोग हैं, जो बदमाश एक तरीके से आप कहेंगे, क्योंकि किसी की इस तरीके से निर्मम हत्या करना या इस तरीके से मारपीट करना तो ये बदमाशों का ही काम हो सकता है। और जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, पहले उनको मुक्कों से मारा गया, उसके बाद डंडों से मारा गया और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, एम्स ट्रामा सेंटर में। और उसी दौरान जब एम्स ले जाया गया तो वहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बता दें कि जो मृतक है उनका नाम योगेंद्र सिंह है, जिनकी उम्र 35 साल थी और यूपी के हरदोई के वो रहने वाले थे और बीते 15 साल से वो मंदिर में सेवादार थे। वही स्थानीय लोगों ने जो आरोपी है जिसका नाम अतुल पांडे, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो 30 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और पुलिस ने आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और आरोपी के जो अन्य साथी हैं उनकी भी तलाश जारी है। यानी कि वो अकेले नहीं था आरोपी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, बल्कि 4-5 लोग थे। तो 4-5 लोग ये लोग गए थे मंदिर में पूजा करने और बताइए इसी दौरान ये पूरी घटना हुई और विवाद इतना बढ़ गया सिर्फ प्रसाद को लेकर, चुनरी को लेकर, कि उन्होंने सेवादार पर ही हमला बोल दिया। और जिस वक्त ये वारदात हुई हिमांशु जी, जिस वक्त ये वारदात की गई थी, क्या उस वक्त और भी लोग वहां मौजूद थे या फिर सिर्फ वही पुजारी को जो 35 साल का था, 15 साल से इस मंदिर में सेवा दे रहा था, उसकी निर्मम हत्या अकेले में ही मतलब कर दी गई, या फिर और लोग वहां पे मौजूद थे? देखिए, अगर आप सीसीटीवी फुटेज में भी देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा अन्य लोग नहीं दिखाई देंगे। वहां पे कुछ सीमित ही लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन वहां पे फिर भी कुछ ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे सीसीटीवी में कि जो लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वहां पे बचाने की कोशिश नहीं की। यानी कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो किसी ने शुरुआती में कोई मदद नहीं किया और यही कारण है कि उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया गया, क्योंकि यहाँ बड़ी बात यह है कि जो हमलावर थे उनके पास हथियार थे। तो ऐसे में सब कोई अपनी जान जोखिम में कोई भी नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि उनके पास हथियार था, डंडे थे और वो जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, इसीलिए कोई भी वहां नहीं पहुंचा उनको बचाने के लिए। जब तक किसी ने मदद करने का प्रयास किया या जब कोई बीच बचाव किया तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी और यही कारण है कि वो इतना बुरी तरह जख्मी हो गए कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो एम्स में, वहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बीएनएस की धारा 103(1) यानी कि हत्या और 3(5) यानी कि संयुक्त दायित्व के तहत मामला दर्ज कर लिया। यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और साथ ही साथ क्योंकि इसमें कई और अन्य लोग भी शामिल है तो वो भी जो मुकदमा मामला है एफआईआर वो भी दर्ज कर ली है। और वही आरोपियों में से एक की पहचान जैसे मैंने आपको बताया दक्षिणपुरी निवासी अतुल पांडे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 साल है। हिमांशु, मैं आपसे यही पूछना, लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। जी हिमांशु, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया वो लाठी वगैरह लेके वहां मंदिर में गए थे, इससे क्या लगता है कि वो सब पहले से सोच के आए थे, इस तरह से हथियार लेके वो मंदिर में पहुंचे थे? क्या एक सोची समझी साजिश लगती है आपको? देखिए, अभी इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। तो अभी शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है, जो पुलिस ने अभी जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये प्रसाद और चुनरी का ही मामला है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि क्या इसमें ये पहले से साजिश थी या फिर सिर्फ चुनरी और प्रसाद तक का ही मामला है, ये पुलिस की जांच में ही अभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसकी मेन वजह क्या थी। क्योंकि अभी तक जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये जो विवाद है वो सिर्फ चुनरी और प्रसाद को लेकर ही हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों
लोगों ने, आपको बता दें कि एक आरोपी को वहीं मौके पर ही पकड़ लिया, बाकी लोग भागने में फरार रहे। यानी कि ये भी आप बात समझिए कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो लोगों ने मदद करना चाहा, लेकिन जब तक लोगों ने मदद किया तब तक कहीं ना कहीं आरोपी उसमें से ज्यादातर फरार हो गए। सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ा गया जिसकी उम्र 30 साल अतुल पांडे के रूप में हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर खेल जगत से है। भारत ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव सौंप दिया है। अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है। यह आयोजन खास होगा क्योंकि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम शताब्दी संस्करण होंगे। लंदन में आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ये बोली प्रस्तुत की। इसमें भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रमंडल खेल संघ के सदस्य भी शामिल थे। प्रस्ताव में अहमदाबाद को एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट खेल शहर बताया गया है, जहां विश्व स्तरीय स्टेडियम, तेज परिवहन व्यवस्था और आधुनिक अवसाई सुविधाएं मौजूद है। हर्ष सांघवी ने कहा है कि ये बोली केवल खेल आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति और दर्शन को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबक और अतिथि देवो भव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सभी खिलाड़ियों और प्रतिनिधियों का सम्मानपूर्वक स्वागत करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष डॉक्टर PT ऊषा ने इस मौके पर कहा कि ये प्रस्ताव भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अहमदाबाद में खेलों का आयोजन न सिर्फ हमारी खेल शक्ति बल्कि हमारी विविध और समावेशी संस्कृति को भी सामने लाएगा। इस बोली की खास बात ये रही कि इसे 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रस्तुत किया गया, जो हॉकी महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती है। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत की खेल दुनिया में बढ़ती ताकत और वैश्विक नेतृत्व की बड़ी पहचान होंगी। फिलहाल आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।